अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने अब तक का सबसे भयानक केस कौन-सा सुना है, यह एक ऐसा केस है जिसके बारे में आप में से कई लोगों ने शायद अब तक सुन लिया होगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आपने इसे पूरी भयावह विस्तार से सुना है या नहीं। यह जुनको फुरुता की कहानी है, जिसे मानव इतिहास में सबसे भयानक अपराधों में से एक माना जाता है। जुंको फुरुता का जन्म जापान के सोदेमा प्रेफेक्चर के मिसातो में हुआ था। उसके फैमिली में माँ, पिता, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई था। वो सोदोमा के एक हाई स्कूल में पढ़ती थी और स्कूल के बाद एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में पार्ट टाइम काम करती थी। वो अपनी ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए पैसे सेव कर रही थी। ग्रेजुएशन के बाद उसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जॉब भी फिक्स हो चुकी थी। जंको अपने क्लासमेट्स के बीच पॉपुलर थी। उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे थे और वह कभी स्कूल बंक नहीं करती थी। एक्टिव थी, अट्रैक्टिव थी और काफी अटेंशन अट्रैक्ट करती थी, जिससे कुछ लोग उससे जेलस भी होते थे। वो शराब नहीं पीती थी, स्मोकिंग नहीं करती थी और ड्रग्स तो बिल्कुल भी नहीं लेती थी। स्कूल के गुंडे और वानबी याकुजा बॉयज के लिए यह सब बेकार लगता था। उनमें से एक लड़का था हिरोशी। उसका जंको पर क्रश था और वह उसके साथ फिजिकल होना चाहता था। उसने प्रपोजल दिया, लेकिन जोको ने सीधे मना कर दिया। हिरोशी स्कूल का बड़ा गुंडा था। याकुजा यंग के मेंबर्स से कनेक्टेड एक ही लड़का था। यूजुअली कोई भी उसका अपोज करने की हिम्मत नहीं करता था। जो उससे यकीन नहीं हुआ कि जुंको ने उसे मना कर दिया। हिरोशी ने इससे अपमान समझा और बदला लेने का एक प्लान बनाया। उसने अपने वानबी याकुजा दोस्तों के साथ प्लान किया कि वो एक लड़के से जुको पर अटैक करवाएगा और फिर हिरोशी हीरो बनके यूजुअली उसे बचा लेगा। उसके बाद वो इजीली उसका ट्रस्ट जीत लेगा और अपनी मर्जी से कहीं भी ले जा सकेगा। 25 नवंबर 1988 को जिनको अपनी पार्ट टाइम जॉब से साइकिल पर घर जा रही थी, तब एक अननोन लड़के ने उस पर अटैक किया और उसे साइकिल से गिरा दिया। हिरोशी जो पास ही था, उसने जोको की मदद की और अटैकर को भगा दिया। फिर उसने जोको को घर छोड़ने का ऑफर दिया। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। जोको को हिरोशी पर पूरा भरोसा तो नहीं था, लेकिन दोबारा अटैक होने का डर उसे छोड़ने के लिए रेडी कर गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हिरोशी उसे नफरत करता है और एक शैतानी प्लान बना रहा है। हिरोशी जोको को एक सुनसान वेयर हाउस ले गया और उसने अपने याकुजा कनेक्शन के बारे में बताया। फिर उसने बार बार उसका रेप किया। उसके बाद वो उसे एक होटल ले गया और अपने दोस्तों ने जो ओगरा और यासुशी वातानबे को बुलाया। वहां सबने मिलकर जोको का गैंग रेप किया। यह उनका पहला टाइम नहीं था। कुछ हफ्ते पहले भी उन्होंने एक और लड़की के साथ ऐसा किया था। उन्होंने डिसाइड किया कि जुंको को अब रिलीज करना रिस्क है, क्योंकि वो पुलिस को बता देगी। अगली सुबह हिरोशी ने जुंको को एक पार्क में ले गया, जहाँ जो यासुशी और एक चौथा लड़का नोबुरुहो मिनातो वेट कर रहे थे। उन्होंने जुंको का एड्रेस निकाल लिया और उसे धमकाया कि अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो उसका पूरा परिवार मार दिया जाएगा। फिर उन्होंने जुंको को मिनातो के घर ले गए और जहाँ उसे अगले 40 दिन तक कैप्टिव रखा गया। जुंको के लापता होने के तीसरे दिन उनके माता पिता पुलिस के साथ उनकी तलाश में जुटे थे। यह जानते हुए अपहरणकर्ताओं ने जुंको को अपने माता पिता को फोन करने और यह कहने के लिए मजबूर किया कि वह भाग गई है और एक दोस्त के साथ सुरक्षित है। उसे अपनी माँ से जांच रोकने के लिए कहना पड़ा। वे जुंको को बेडरूम में कैद रखते थे, उसे एक लड़के की गर्लफ्रेंड के रूप में पेश करने के लिए मजबूर करते थे। जल्दी माता पिता को पता चल गया कि यह झूठ था। आखिरकार उन्होंने पूरी तरह से गर्लफ्रेंड का नाटक छोड़ दिया, क्योंकि यह स्पष्ट था कि उन्हें कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। घर पहुंचते ही लड़कों ने जुनो को अपनी खिलौना बना लिया। वे उसे बेरहमी से पीटते थे और दिन में कई बार बलात्कार करते थे, अक्सर बारी बारी से। वे जो कर रहे थे उस पर गर्व करते थे। अपने दोस्तों से नियमित रूप से डिंग मारते थे कि उनके पास एक महिला कैद है और उनके निजी उपयोग के लिए तैयार है। उन्होंने अपने कई दोस्तों को बुलाया और उन्हें भी जुनो के साथ बदसलूकी करने दिया। पहले कुछ दिनों में कम से कम 30 लोगों ने उसका बलात्कार किया और कम से कम 100 लोगों को उसकी कैद के बारे में पता था। इवन लड़कियों को भी इस तमाशे को देखने के लिए बुलाया गया। इसमें से एक यंग लड़की भी आई थी, जिसने जुको के फेस पर पेन से डूड बना दिया। 7वें दिन तक जुको की सारी इंसानियत छीन ली गई थी। यूजली हमेशा नंगी रहने पर मजबूर किया जाता और लगातार पीटा और इंसल्ट किया जाता था। जब वो उसे बोर हो जाते तो उसको घंटों तक फ्रीजर में बंद कर देते थे, सिर्फ तब निकालते जब दोबारा उसका उत्पीड़न करना होता। नोबुरुहो मिनातो का भाई और पेरेंट्स उसके घर में रहते थे, जहाँ जुंको को कैप्टिव रखा गया था। उसके भाई ने कुछ नहीं किया, बस इतना बोला कि जुको मर सकती है। उसके पेरेंट्स इंटरफेयर करने से डरते थे, क्योंकि उन्होंने नोबुरुहो की वायलेंट नेचर को देखा था।
वो उसके याकूजा के कनेक्शन से भी डरते थे और पॉसिबल बले से भी डरते थे। और सबसे डिस्कस्टिंग बात यह थी कि उन्हें अपनी कम्युनिटी में अपनी इज्जत होने की चिंता ज्यादा थी। लगभग 10 दिन के इस टॉर्चर के बाद जुको की बॉडी लगातार मारपीट की वजह से वीक होने लगी थी। उसके सिनुसेस में इतना खून जमा हो गया था कि वो अपनी नाक से सांस नहीं ले पा रही थी। उसका डाइजेशन सिस्टम भी खाना पीना एक्सेप्ट करना बैन कर चुका था। अगर वह कुछ खाने या पीने की कोशिश करती तो तुरंत वॉमिटिंग कर देती थी। इस वजह से सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया। जब भी वह उल्टी करती तो उसके हमलावर नाराज हो जाते थे और उसे और अधिक पीटते थे। एक दुष्चक्र जो खत्म होने का नाम नहीं लेता था। जब रातें और ठंडी हो जाती तो उसे घर के बालकनी पर अत्यधिक ठंडे तापमान में कभी कभी हिमांक के पास सोने के लिए मजबूर किया जाता था। आखिरकार एक व्यक्ति जिसे हमलावरों ने जुनको को देखने के लिए घर बुलाया था, उसने अपने भाई को इसके बारे में बताया। उस भाई ने पुलिस को मिनाटो के घर में चल रही घटना की सूचना दी। 2 पुलिस अधिकारी स्थिति की जांच करने के लिए भेजे गए। मिनातो के माता पिता ने दरवाजा खोला। जब पुलिस ने स्थिति समझाई तो माता पिता ने बस इतना कहा कि घर में कोई लड़की नहीं है। पुलिस ने इसे सच मान लिया, उनका धन्यवाद किया और बिना किसी विवरण की जांच किए चले गए। 20 दिनों की यातना के बाद जून को पूरी तरह से चलने में असमर्थ हो गई। उनके पैरों पर लाइटर फ्लूइड डाला गया और आग लगा दी गई, जिससे गंभीर जलन हुई। उनके पैरों को पिटाई के दौरान इतना निशाना बनाया गया था कि उनमें गंभीर मांसपेशियों की क्षति हो गई थी। वो अपने हाथों से कुछ भी पकड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि उनके हाथों को डंबल से कुचल दिया गया था, जिससे उनकी हड्डियां टूट गई और नाखून चकनाचूर हो गए। कुछ रात बाद हमलावर सामान्य से अधिक उग्र हो गए और बहुत ज्यादा शराब पी ली। जुनको ने इसे भागने का मौका समझा। वह बेडरूम से नीचे सीढ़ियों तक रेंग कर गई और नीचे टेलीफोन तक पहुंची। उसने फोन उठाया और पुलिस को कॉल करना शुरू किया। फोन की घंटी बजी और एक अधिकारी ने फोन उठाया। जैसे ही वह बोलने वाली थी, हिरोशी पीछे से आया और उसने फोन छीन लिया। उसने रिसीवर को अपने कान पर रखा और कहा, मैंने गलती से डायल कर दिया। फोन बंद कर दिया, उसे फिर से बेडरूम में खींच लिया। वह पूरी तरह से आतंक में थी, क्योंकि जाहिर तौर पर इसके लिए उसे कठोर सजा दी जाएगी। वह सही थी। उन्होंने उसे सजा दी। उसे पकड़कर और एक मोमबत्ती की लौ को उसके चारों ओर लहरा कर तंग किया। फिर उन्होंने उसके पूरे शरीर, खासकर उसके पैरों पर लाइटर फ्लूइड डाला और आग लगा दी। इसके बाद उसकी बॉडी ऐंठने लग गई। लड़कों ने सबको बोला कि वो ड्रामा कर रही है और उसे दोबारा आग लगाए के थोड़ी देर बाद बुझा दी। किसी भी हालात में वह बच गई। इस पॉइंट के बाद उसने अपने किडनैपर से सिर्फ यह रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी कि मुझे मार डालो और सब खत्म करो, लेकिन उन्होंने उसे यह भी रहम नहीं दिया। फायर के बाद उन्होंने टॉर्चर का एक नया तरीका ढूंढ लिया। लड़के उसका सर कंक्रीट के अगेंस्ट दबा देते और बाकी उसके ऊपर जंप करते थे। सोचा जा सकता है कि इससे कितना अनरेबल पेन और डैमेज हुआ होगा। लगभग 30 दिन के बाद जंग का प्रॉपरली यूरिन भी नहीं कर पा रही थी। उसके जेनिटल्स सिगरेट लाइटर से जला दिया गए थे, जिससे सीवियर डैमेज हुआ। उसके साथ फॉरेन ऑब्जेक्ट्स यूज किए गए, जिनमें से बहुत से शार्प और ट्विस्टेड, यहाँ तक कि फायरवर्क्स तक उसके वाइना, एनोस, माउथ और ईयर्स में डाल दिए गए थे। उसके कानों की झिल्ली इतनी डैमेज हो गई थी कि वो ऑलमोस्ट बहरी हो चुकी थी। उसके हाथ और पैर इतने खराब हो गए थे कि वो मुश्किल से हिल पाती थी। बेस्ट केस में भी वो बस क्रॉल कर पाती थी। बाथरूम तक क्रॉल करने में उसे 1 घंटे से ज्यादा लगता था। बाद की एक रिपोर्ट में जब भी मेंशन हुआ कि इस वक्त तक उसके ब्रेन का साइज काफी कम हो गया था। उसके हॉरिफाइंग अपीयरेंस की वजह से लड़कों को अब वो अट्रैक्टिव नहीं लगती थी। उन्होंने वही स्ट्रेटजी यूज करके एक 19 साल की और एक लड़की का किडनैपिंग किया, जो अपने काम से घर जा रही थी, और उसके साथ गैंग रेप किया। 44 दिनों के इस जहन्नुम में जुनको फ्रूता को ऐसे अनबिलीवेबल टॉर्चर और पेन सहना पड़ा जो एक इंसान सोच भी नहीं सकता। उसमें इंक्लूडेड था रोज दिन रात बार बार रेप। हर जगह एस्टिमेट है कि 100 से ज्यादा मर्दों ने एंड तक उसका रेप किया। कभी कभी एक दिन में ही 12 अलग अटैकर्स ने उसका रेप किया। कांस्टेंट इंसल्ट यूज मोस्टली नंगी रहने पर मजबूर किया जाता था। कई मर्दों ने जो उसका रेप करते थे उस पर बेदखल किया। उसे फोर्स किया जाता था कि वो अटैकर्स के सामने खुद को सेटिस्फाई करे। रोज की मार पिटाई, यूज गोल्फ क्लब, आयरन रोड्स, बम्बू स्टिक्स और भी चीजों से मारा गया। उसका सर ग्राउंड पर फेस डाउन पटका जाता और डंबल्स उसके बॉडी पर गिरा दिए जाते। उसके फेस पर, स्पेशली उसकी आईलिड्स पर गर्म गैस डाला गया। उसकी पलकें सिगरेट और लाइटर से जलाई गई। उसके सारे ऑरिफिसेस में अलग अलग ऑब्जेक्ट डाले गए
बॉटल्स टूटी हुई और पूरी आयरन रोड, सीजर्स, हीटेड स्कॉच, चिकन स्कॉच और बहुत कुछ। उसमें बहुत कम फूड और वाटर मिलता था। कभी कभी सिर्फ कॉकरोच खिलाए गए और उसका अपना ओराइन पिलाया गया। सारे ओरिफिसेस में फायरवर्क्स डाले गए जिससे सीवियर बर्न्स और डैमेज हुआ। उसके लेफ्ट निपल को प्लायर से पाड़ दिया गया। फ्यूज फ्लोर पर बांधकर उसके बॉडी पर डंबल्स गिराए गए। उसके स्टमक पर इतना जोर अटैक किया गया कि उसने अपने स्टूल पर कंट्रोल खो दिया। उसे छत से लटकाकर पुशिंग बैग की तरह यूज किया गया। यूज आवर्स तक फ्रीजर में डाला गया। जब वो डर के मारे अपनी आंखें बंद करती थी तो उसकी आईलिड्स पर वैक्स और लाइटर से फायर लगाई जाती थी। उसके ब्रेस्ट को सीविंग नीडल से पियर्स किया गया जो कभी कभी अंदर की छोड़ दिए जाते थे। उसके जेनिटल सिगरेट्स और लाइटर से जला दिए गए। उसके वजाइना में एक बर्निंग लाइटर बल्ब डाला गया और घुमाया गया जब तक वो फट नहीं गया। एंड में जंग को एक बिल्कुल अलग इंसान जैसी दिखने लगी थी। उसके फेस के फीचर्स को पहचानना मुश्किल था। उसका बॉडी सीवियरली डैमेज और डिसेबल्ड हो गया था और ऐसा लगता था जैसे वह पहले ही सड़ने लगी थी। उसके जेनिटल से लगातार हैवी ब्लीडिंग हो रही थी। वह हैवीली हार रही थी। सिनोसिस में जमा खून की वजह से सांस लेने में स्ट्रगल कर रही थी। 40 डे 1 जनवरी को जू को अकेले न्यू ईयर्स डे पर जगी। उसने पूरे दिन बस ये रिक्वेस्ट की कि उसे मार दिया जाए क्योंकि अब वह बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही थी। 3 दिन बाद 4 जनवरी के उस डेडली दिन लड़कों ने जंको को महागंज सॉलिटर का गेम प्ले करने की चैलेंज दी और उसे मजबूरी में खेलने को फोर्स किया। कैसी भी कंडीशन में जूको ने गेम जीत लिया। जब देखकर किडनैपर्स भड़क गए उन्होंने उसे आयरन बरबोल से ब्रूटली पीटा। फिर उसके हाथ, पैर, पेट और लास्ट में फेस पर लाइटर फ्लूइड डाला। फिर उन्होंने उसके फेस पर एक कैंडल जला दी। जूको ने वीकली फायर बुझाने की कोशिश की लेकिन उसके पास स्ट्रेंथ ही नहीं थी। फाइनल टॉर्चर टोटल 2 घंटे तक चला। ऑलरेडी हॉरिफिक कंडीशन में होने की वजह से जंको शॉक में चली गई और अगले दिन उसकी मौत हो गई। मिनाटो के भाई ने 24 घंटे के अंदर लड़कों को फोन करके बताया कि जंको मर चुकी है। लड़के पैनिक में घर दौड़कर आए। लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी के डर से वह घबरा गए लेकिन उन्होंने एक प्लान बनाया। किडनैपर्स ने उसका बॉडी एक 55 गैलन ऑयल ड्रम में डालकर उसे कंक्रीट से फिल कर दिया। जूको के लंबे बालों का एक छोटा सा हिस्सा कंक्रीट के ऊपर से बाहर निकल रहा था जो शायद उन्होंने नोटिस नहीं किया। फिर उन्होंने ड्रम को टोक्यो के कोरो में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर डंप किया। उस जगह को अब देखकर आप कभी नहीं सोचेंगे कि वहां ऐसा कुछ दफनाया गया था। शुरुआत में इस बात की अच्छी संभावना थी कि पुलिस को कभी नहीं पता चलता कि यह किसने किया। कोई सुराग नहीं था। सौभाग्य से हिरोशी ने गलती की। 2 हफ्ते बाद जब पुलिस उससे हाल ही में एक 19 साल की महिला के सामूहिक बलात्कार के मामले में पूछताछ कर रही थी तो वह भ्रमित हो गया और उसे लगा कि पुलिस ने जूको के मामले की बात कर रही है क्योंकि दोनों मामले इतने समान थे। यह सोचकर शायद किसी अन्य लड़के ने पहले ही कबूल कर लिया है, उसने सब कुछ उगल दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसने पुलिस को बताया कि उन्होंने शव कहाँ छिपाया था। जो ओगरा को पहले ही एक अन्य असंबंधित जॉन हमले के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका था, उसे जल्द ही झूनोन मामले में भी गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी लड़कों को अगले कुछ दिनों में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में ड्रम को खोला गया और कंक्रीट तोड़ा गया जिससे जंको का भयावह स्थिति में मृत शरीर सामने आया। शी के परिवार को सूचित किया गया और उन्हें विस्तार से बताया गया कि उनके साथ क्या हुआ है। जब उनकी मां ने सुना कि उनके साथ क्या किया गया तो वह बेहोश हो गई। उन्हें लंबे समय तक एक मनोरोग अस्पताल में रहना पड़ा। जूको का पोस्टमार्टम हुआ जिसमें उसके साथ हुई हॉरिफाइंग ब्रूटली सामने आई। उसके अनुस छोटी बॉटल्स भी अभी भी फंसी हुई थी। जब भी रिवील हुआ कि वो प्रेग्नेंट थी लेकिन उसके यूटरस को सीवियर डैमेज हुआ था। उसका फेस इतना डिस्फिगर हो गया था कि उसकी पहचान फिंगरप्रिंट से करनी पड़ी क्योंकि अटैकर्स माइनर्स थे। कोर्ट ने उनके नेम्स हाइड कर दिए लेकिन शुकन बशन मैगजीन के जर्नलिस्ट ने पता लगा लिया कि वो कौन थे और उनके नेम्स पब्लिश कर दिए। जब बोलते हुए कि ये लोग इंसान ही नहीं है इसलिए उन्हें ह्यूमन हक नहीं मिलना चाहिए। किसी ने इस बात का अपोज भी नहीं किया। जैसा कि हमें पता है वो थे हिरोशी मियानो अब्रास जो ओगरा अब्रास नोबारुओ मिनोतु 4 बरस याशुशी व तनाबे सबर बरस इन 4 मॉन्स्टर्स को अरेस्ट किया और ट्रायल में भेजा गया। हर ट्रायल के दौरान जब केस के डिटेल्स रीड किए जाते तो लोग कोर्ट में बेहोश हो जाते। इतना सब करने के बाद भी इन्होंने कोई रिमोर्स शो नहीं किया
और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उन्हें इतने ब्रूटल क्राइम्स के लिए अनबिलीवेबल लाइफ सेंटेंस मिली। इनिशियली इनका ट्रायल माइनर्स के तौर पर चल रहा था, लेकिन मैसिव प्रोटेस्ट के बाद इन्हें एडल्ट्स के तौर पर ट्रीट किया गया। फिर भी एडल्ट स्टेट में अपग्रेड होने के बाद भी जो सजा मिली वो इतनी लाइट थी कि आज भी इस केस के बारे में सुनने वाले लोगों का खून खौल उठता है। डंको पर हत्या का आरोप नहीं लगाया गया, इसके बजाय उन्हें शारीरिक चोट के परिणाम स्वरूप मृत्यु का आरोप लगाया गया। जापान में किशोर अदालत प्रणाली सजा देने के बजाय पुनर्वास पर अधिक केंद्रित है। हिरोशी को 20 साल की जेल की सजा मिली, मिनातो को 5 से 7 साल की सजा मिली, वतानाबे को 9 साल और जो को 8 साल की सजा मिली। एक दुखद बात यह है कि इन राक्षसों को शुरू में इससे भी कम सजा मिली थी। अपील के बाद ही इसे अभी भी कम मात्रा में बढ़ाया गया। ये इतना कम था कि कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या उनकी याकुजा संबंधों की वजह से ऐसा हुआ। इस रिकॉर्डिंग के समय तक चारों लड़के जेल से बाहर हैं और आजाद जीवन जी रहे हैं। उनमें से 3 8 साल से कम समय तक जेल में रहे। हिरोशी को शुरू में 17 साल की सजा मिली थी। उसने अपील करने की कोशिश की, लेकिन जज ने उसकी सजा को 20 साल तक बढ़ा दिया। यही बात तो अन्य लड़कों के साथ भी हुई और पर्याप्त देखने के बाद चौथे लड़के ने अपील न करने का फैसला किया। हालांकि वे सभी अपनी सजा पूरी होने से बहुत पहले बाहर आ गए। इस हॉरिफाइंग केस के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो की डेली अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।